आज की हमारी चर्चा का विषय है अधिगम विकार, या जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज भी कहते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। अक्सर इसे बुद्धिमानी या मेहनत की कमी से जोड़ दिया जाता है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में इसका बुद्धिमानी से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये दिमाग के जानकारी को प्रोसेस करने के एक अलग तरीके के बारे में है। तो ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक भिन्नता है, एक डिफरेंस है। बिल्कुल। और इसी भिन्नता को और गहराई से समझने के लिए उसमें इन विकारों को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही अनोखी ट्रिक्स बताई गई हैं, जो आज हमारी बातचीत का एक शुरुआती बिंदु होंगी। हाँ। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ट्रिक्स रटना नहीं है, बल्कि इन लेबल्स के पीछे के इंसान और उनके अनुभव को समझना है। तो चलिए इस दुनिया की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और देखते हैं कि ये तथाकथित विकार हमें मानव मस्तिष्क की जो अविश्वसनीय विविधता है उसके बारे में क्या सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। मतलब पढ़ने, लिखने या गणित जैसी चीजों में आने वाली कोई भी बुनियादी मुश्किल। चलिए सबसे आम विकार से शुरू करते हैं, जिसके बारे में हम सबने सुना होगा, डिस्लेक्सिया। मुझे हमेशा यही लगता था कि इसका मतलब सिर्फ अक्षरों को उल्टा देखना है, जैसे बी को डी पढ़ना। पर क्या ये इतना ही सरल है? ये एक आम लक्षण जरूर है, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। डिस्लेक्सिया असल में भाषा की ध्वनि आधारित प्रोसेसिंग की चुनौती है। ध्वनि आधारित प्रोसेसिंग, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब दिमाग के लिए लिखे हुए अक्षरों को उनकी सही ध्वनि से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई बच्चा 100 को वॉज पढ़ सकता है, क्योंकि दिमाग अक्षरों के क्रम को सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, तो ये आंखों की नहीं बल्कि दिमाग की प्रोसेसिंग का खेल है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात भी है। कई स्टडी से पता चलता है कि डिस्लेक्सिया वाले लोगों में औसत से बेहतर 3D विजुअलाइजेशन स्किल्स होती हैं। सच में? हाँ, वो बड़ी तस्वीर देखने में माहिर हो सकते हैं, पैटर्न पहचानने में माहिर हो सकते हैं, और यही खूबी उन्हें आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग या डिजाइन जैसे फील्ड्स में असाधारण रूप से सफल बनाती है। तो जहां एक चुनौती है, वहीं एक छुपी हुई ताकत भी हो सकती है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, अगर पढ़ने की चुनौती डिस्लेक्सिया है, तो लिखने का क्या वो भी इसी में आता है? स्रोत में एक और शब्द का जिक्र है, डिस्ग्राफिया। हाँ, और दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। स्रोत में इसे याद रखने की एक बहुत मजेदार ट्रिक दी है। ग्राफ वाली? हाँ बिल्कुल, ग्राफ, और ग्राफ पर हम लिखते हैं। तो डिस्ग्राफिया लिखने से जुड़ी अक्षमता है। तो मतलब खराब हैंडराइटिंग। सिर्फ खराब हैंडराइटिंग में नहीं, इसमें अपने विचारों को शब्दों में ढालकर उसे कागज पर उतारने की पूरी प्रक्रिया ही चुनौतीपूर्ण हो जाती है। स्पेलिंग की गलतियां, गलत शब्द लिखना और हाथ की मांसपेशियों पर सही नियंत्रण न होना, ये सब इसमें शामिल है। मतलब एक बच्चे को शायद पता हो कि उसे क्या लिखना है, लेकिन उसका दिमाग और हाथ वो मिलकर उस काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। एकदम सही कहा आपने। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना होगा कि हर खराब लिखावट डिस्ग्राफिया नहीं होती। अच्छा। हाँ, इसके पीछे ध्यान की कमी या सिर्फ अभ्यास की कमी जैसे कई और कारण भी हो सकते हैं। तो इसकी सही पहचान कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। ठीक है, ये एक जरूरी चेतावनी है। अब आते हैं तीसरे बड़े विकार पर, डिसकैल्कुलिया। इसके नाम में ही कैलकुलेटर जैसी ध्वनि है। तो ये तो साफ है कि ये गणित से जुड़ा है। हाँ, कह सकते हैं कि ये गणित का डिस्लेक्सिया है, लेकिन ये सिर्फ जोड़ घटाने में गलती करने तक सीमित नहीं है। तो फिर इसका असर बहुत व्यापक हो सकता है। डिसकैल्कुलिया वाली व्यक्ति को समय देखने, दिशा समझने, पैसे गिनने या किसी रेसिपी में सामग्री को मापने जैसी रोजमर्रा की चीजों में भी मुश्किल हो सकती है। ये अमूर्त गणितीय विचारों को समझने की एक बुनियादी चुनौती है। तो ये सिर्फ स्कूल के मैथ्स पीरियड की समस्या नहीं है, ये असल जिंदगी को भी प्रभावित करती है। बिल्कुल। अब एक और दिलचस्प विकार पर आते हैं, जिसके लिए स्रोत में एक बहुत मजेदार ट्रिक है, डिस्मोर्फिया, और ट्रिक है मोर। हाँ। बताया गया कि इसमें बच्चा मोर और मुर्गे में अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी लगती है। क्या ये सच में ऐसा ही है? देखिए, ये ट्रिक याद रखने के लिए बहुत अच्छी है, पर इसका असल मतलब कहीं ज्यादा गहरा और गंभीर है। अच्छा, वो कैसे? डिस्मॉर्फिया शरीर की बनावट को लेकर एक भ्रम की स्थिति है, जहां व्यक्ति अपने या दूसरों के आकार या शक्ल को लेकर एक गलत या एक विकृत धारणा बना लेता है। तो ये जानवरों पर नहीं, इंसानों पर लागू होता है? ज्यादातर इंसानों का,
जैसे कोई व्यक्ति आईने में देखकर खुद को बहुत मोटा समझ सकता है या अपनी नाक को बहुत अजीब समझ सकता है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। समझ गए। तो ट्रिक बस एक शुरुआती बिंदु है, लेकिन असल मतलब ज्यादा जटिल है। अगला है डिस्फेजिया। इसकी ट्रिक है फंस जाना, मतलब बोलते बोलते अटक जाना। हाँ, ये भाषा और संवाद से जुड़ा विकार है। व्यक्ति के दिमाग में विचार तो साफ होते हैं, लेकिन वो उन्हें व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पाता या वाक्यों में पिरो नहीं पाता। मेरे एक जानने वाले को स्ट्रोक के बाद अफेजिया हो गया था, जो डिस्फेजिया का ही एक गंभीर रूप है। ओह। और ये देखना बहुत मुश्किल था कि कैसे एक व्यक्ति जो इतना मुखर था, अपने सबसे सरल विचारों को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये हमें एहसास दिलाता है कि भाषा हमारे लिए कितनी स्वाभाविक है, पर यह दिमाग का एक बहुत ही जटिल काम है। ये सुनकर तो बहुत दुख हुआ। आपने अभी अफेजिया का जिक्र किया। स्रोत में डिस्फेजिया और अफेजिया दोनों की बात की गई है। इनमें कोई खास अंतर है क्या? हाँ, और ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। जिस भी विकार के नाम के आगे डिस लगा हो, जैसे डिसलेक्सिया या डिस्फेजिया, उसका मतलब है कि उस काम में कठिनाई है। ओके। लेकिन सही ट्रेनिंग और थेरेपी से उसमें सुधार संभव है। पर जिसके आगे अ लग जाए, जैसे अफेजिया, उसका मतलब उस क्षमता की लगभग पूरी अनुपस्थिति है, वो नहीं है। पूरी तरह से अनुपस्थिति। हाँ, ये अक्सर दिमागी चोट या स्ट्रोक के कारण होता है और इसमें सुधार बहुत मुश्किल माना जाता है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। डिस मतलब कठिनाई और अ मतलब अनुपस्थिति। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्प्रेक्सिया की। स्रोत में ट्रिक दी गई है कि इसके नाम में पैर जैसी ध्वनि है, जो शारीरिक कौशल से जुड़ी है। बिल्कुल, डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल्स यानी शारीरिक तालमेल से जुड़ा विकार है। इसे कई बार अदृश्य विकार भी कहा जाता है, क्योंकि बाहर से सब ठीक लगता है। अदृश्य विकार। हाँ, मतलब ये सिर्फ गेंद न पकड़ पाना या दौड़ते हुए गिर जाना नहीं है, ये मूवमेंट को प्लान करने की कठिनाई है। मूवमेंट को प्लान करना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है किसी भी काम को करने के लिए हमारे दिमाग को मांसपेशियों को एक क्रम में निर्देश देने होते हैं, जैसे शर्ट के बटन लगाना या जूते के फीते बांधना। डिस्प्रेक्सिया में ये प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। दिमाग और शरीर के बीच तालमेल की कमी होती है। अच्छा, तो इसका असर अकादमिक प्रदर्शन पर भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ शारीरिक कामों तक सीमित नहीं है। ये विचारों को व्यवस्थित करने और कामों को क्रम में लगाने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। मतलब एक निबंध का स्ट्रक्चर बनाना भी दिमाग के लिए एक तरह का मोटर प्लानिंग ही है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और सूची में आखिरी है डिस्थीमिया। इसकी ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी। तनाव वाली। हाँ, इतने सारे विकार पढ़ने के बाद इस पूरे चैप्टर की थीम क्या निकलती है? तनाव। तो ये तनाव से जुड़ा विकार है। हाँ, लेकिन ये सामान्य तनाव से बहुत अलग है। डिस्थीमिया एक तरह का लगातार बना रहने वाला कम तीव्रता वाला डिप्रेशन है। कम तीव्रता वाला डिप्रेशन। जी। यह इतना गंभीर नहीं होता कि आप बिस्तर से ही ना उठ पाएं, लेकिन ये महीनों या सालों तक बना रहता है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, खुशी और जीवन का आनंद लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। ठीक है, हमने इन सभी चुनौतियों के बारे में बात की और सच कहूं तो ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। लेकिन स्रोत में एक ऐसी बात कही गई जिसने मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। वहां पूछा गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, और जवाब था ये एक चर अवस्था है, एक वेरिएबल स्टेट। ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। इसका असल में क्या मतलब है, ये शायद आज की चर्चा का सबसे जरूरी बिंदु है। चर अवस्था का मतलब है कि ये पक्कर की लकीर नहीं है, ये कोई स्थायी या अपरिवर्तनीय स्थिति नहीं है। तो इसमें बदलाव आ सकता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि सही समर्थन, सही तकनीक और लगातार अभ्यास से इसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश होती है। हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक अद्भुत क्षमता होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, जिसका मतलब है कि दिमाग नए कनेक्शन बना सकता है और खुद को बदल सकता है, खुद को रिवायर कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें इन बच्चों को एक लेबल लगाकर छोड़ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये लेबल उनकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ उनकी चुनौती को समझने का एक तरीका है। चर अवस्था का सिद्धांत हमें बताता है कि हर बच्चे में विकास की क्षमता होती है। ये हमें उम्मीद देता है कि सही हस्तक्षेप से ये बच्चे अपनी चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ये जानना बहुत राहत की बात है। अच्छा, इन सभी परिभाषाओं को समझने के बाद असल जिंदगी में ये कैसे दिखते हैं? स्रोत में कुछ अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, कुछ सवाल थे। जैसे एक सवाल था कि अगर किसी छात्र को संख्याओं और गणना में समस्या है तो ये क्या होगा?
ये तो साफ है, ये सीधे सीधे डिस्कैलकुलिया की ओर इशारा करता है। कैलकुल शब्द ही हमें सही जवाब तक ले जाता है। एक और दिलचस्प सवाल था। एक बच्चा सा को वज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। यहाँ पर अगर लिखने की बात होती तो डिस्ग्राफिया होता। हाँ, पर विकल्पों को देखते हुए ये पढ़ने की समस्या यानी डिस्लेक्सिया है। बिल्कुल, यहाँ संदर्भ ही सब कुछ है। क्योंकि सवाल में लिखने का कोई जिक्र नहीं है और समस्या शब्दों को पहचानने की है, इसलिए डिस्लेक्सिया ही सबसे तार्किक जवाब है। स्रोत में एक और बात कही गई जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। सवाल था कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः कौन सा विकार पाया जाता है, और जवाब था डिस्ग्राफिया। ये सीधा कनेक्शन कैसे बना? ये एक बहुत ही व्यवहारिक कनेक्शन है। आप सोचिए, अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी जैसी कोई शारीरिक अक्षमता है जिससे उसके हाथों की मांसपेशियों पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है, तो उसे स्वाभाविक रूप से लिखने के लिए जरूरी फाइन मोटर स्किल्स में मुश्किल होगी। अच्छा। और यही तो डिस्ग्राफिया का एक मुख्य लक्षण है। यह दिखाता है कि कैसी शारीरिक और संज्ञानात्मक चुनौतियां आपस में जुड़ी हो सकती हैं। अब समझ आया। अंत में विकासात्मक विकारों पर भी बात हुई। स्रोत बताता है कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और ADHD विकासात्मक विकार हैं, लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी PTSD नहीं। हाँ, इसे समझाने के लिए करण अर्जुन फिल्म का एक मजेदार उदाहरण है। क्या आप बता सकते हैं कि यह उदाहरण क्यों फिट बैठता है? हाँ, ये तो एक क्लासिक उदाहरण है। विकासात्मक विकार वो होते हैं जो बच्चे के विकास की अवधि में ही, मतलब बचपन में ही सामने आते हैं। जैसे ADHD। बिल्कुल, जैसे ADHD जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, एक जगह टिक नहीं पाता, ये उसके नर्वस सिस्टम के विकास से जुड़ा है। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD किसी भयानक या दर्दनाक घटना को देखने या अनुभव करने के बाद उत्पन्न होता है। ये जन्मजात नहीं है। और करण अर्जुन में उन्हें अपने पिछले जन्म की दर्दनाक मौत याद आती है, जो एक ट्रॉमा है। यह उनके विकास का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक घटना का परिणाम था। इसीलिए PTSD एक विकासात्मक विकार नहीं है। तो आज की हमारी इस बातचीत में हमने अधिगम विकारों की दुनिया को सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से समझने की कोशिश की है। हमने वहां रुके नहीं। हमने देखा कि डिस्लेक्सिया के साथ 3D विजुअलाइजेशन की ताकत भी हो सकती है, और डिस्प्रैक्सिया सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक संगठन की भी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी वो ये है कि ये सभी स्थितियां एक चर अवस्था हैं। ये एक उम्मीद की किरण है जो हमें बताती है कि सही समर्थन और समझ के साथ इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। बिल्कुल। ये हमें लेबल से आगे देखने और हर व्यक्ति की अनूठी क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। ये सोच हर शिक्षक, माता पिता और असल में हम में से हर एक के लिए बहुत जरूरी है। हमने इन चुनौतियों की पहचान करने के तरीकों पर तो चर्चा कर ली, पर अब मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारा समाज इन अलग अलग तरह से सोचने वाले लोगों को सिर्फ समायोजित या फिट करने की कोशिश करता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम खुद को कैसे बदलें ताकि इन लोगों को वास्तव में सशक्त बना सकें? हम दुनिया को अलग तरह से प्रोसेस करने के इन तरीकों में छिपी हुई ताकत को कैसे पहचानें और उसका जश्न कैसे मनाएं?